ओके, सी नाउ बेटे। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी हेडिंग्स और समझाने के बाद आपको आंसर्स बताना स्टार्ट करूंगी, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए मैम कहना क्या चाह रहे हैं। एक एक कंसेप्ट मैंने ये बताया कि आपको धीरे बोलना है, धीरे मतलब सॉरी, धीरे धीरे नहीं पढ़ना इसमें। जस्ट अ मिनट, आई स्क्रीन शेयर बेटे। आपने एक तो धीरे धीरे रीड नहीं करना पूरा पैराग्राफ, आपने फर्स्ट टू लाइंस एंड द लास्ट लाइन यू नीड टू टेक एन आइडिया फ्रॉम, ठीक है। देन द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर इज, आपने बिल्कुल भी एक स्पेसिफिक डिटेल से इन्फ्लुएंस नहीं होना। हर पैराग्राफ के अंदर एक जनरल आइडिया होगा जो कि मेन आइडिया है, और एक ऐसा आइडिया होगा जो स्पेसिफिक है। फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने पहले पैराग्राफ में बताया कि एक जनरल आइडिया है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स, और स्पेसिफिक आइडिया है कि वीडीयू क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या वीडीयू की आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, वीडीयू की वजह से क्यों पड़ता है। वो एक स्पेसिफिक बात है। जनरल बात, मैं आपसे जनरल बात कर रही हूँ, आज हम रीडिंग की लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करेंगे। स्पेसिफिक बात क्या है कि हमें इस सिचुएशन में क्या सिर्फ मतलब हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहिए या थोड़ी थोड़ी लाइंस पढ़नी चाहिए, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम। जनरल आइडिया क्या था? रीडिंग टिप्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ये हमारा जनरल आइडिया आज का। उसके अंदर हम जितनी बारीकियों में जाते जा रहे हैं वो हमारी स्पेसिफिक डिटेल है बेटे, ठीक है। आज हम एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ेंगे। अब उस ये हमारा जनरल आइडिया है। एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर बारीकी से अगर हम पढ़ेंगे, आज हम एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे, कल हम स्ट्रेटोस्फेयर को पढ़ेंगे, यानी आकाश के अंदर जो लेयर्स बनी हुई हैं उनको हम अलग अलग बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? स्पेसिफिक। एक और एग्जांपल देती हूँ बेटे। आज हम सीपीयू की स्टडी करेंगे। जनरल आइडिया, सीपीयू, कंप्यूटर का सीपीयू, और उसके अंदर हम रैम होती है, उसके अंदर यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, उसके अंदर यू कैन से एक फैन लगा हुआ होता है। तो ये सब क्या है? उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स है। तो पैराग्राफ ए के अंदर हमारी जो जनरल आइडिया हमारा जो था वो था कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वर्किंग प्लेस पे, उनकी प्रिवेंशन की बात ज्यादा कर रहा है वो। और नीचे जो हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ था उसमें दिया था वीडियो और आई स्ट्रेस का रिलेशन दिया हुआ है, अभी किस तरीके से। वो एक स्पेसिफिक डिटेल है। वीडियो से एक आई स्ट्रेन जो हमें हो रहा है वो एक प्रॉब्लम है, वो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है बेटे। इसने यहाँ पे मस्कुलर पेन एक, दूसरी आई स्ट्रेन, दो प्रॉब्लम्स की बात की हुई है। लेकिन हेडिंग के अंदर देखना आप बेटा, हेडिंग के अंदर वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाइन्थ ऑप्शन में किसकी बात कर रहा है? आई की। मस्कुलर की कोई बात नहीं हो रही। जब हम किसी एक चीज की या दो चीज की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक आइडिया होता है, स्पेसिफिक डिटेल होती है। आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के अंदर एक मेन हेडिंग दी होगी और एक स्पेसिफिक, आपके एक ही पैराग्राफ के लिए दो हेडिंग आपको कंफ्यूज कर रही होंगी। लेकिन आपने देखना है कि आपको जनरल आइडिया पिक करना है, जैसे कि कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स, ना कि आई फटीग। आई फटीग एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम में से एक है बेटे। जस्ट सी नाउ, यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं। एक है मस्कुलर फटीग, मैं बार बार बता रही हूँ, और दूसरा है आई स्ट्रेन। अगर आप नोट करो, ये जो सेमी कलोन लगा हुआ है, सेमी कलोन, ये होता है कोलोन, ये होता है सेमी कलोन। सेमी कलोन का मतलब है कि मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ कि मस्कुलर फटीग कौन कौन सी है। डिस्कम्फर्ट और पेन इन द आर्म्स, अगर आपकी बाजुओं में कोई दिक्कत है या दर्द है, नेक में कोई प्रॉब्लम है, हैंड्स में कोई दर्द है या बैक में कोई दर्द है, तो वो मस्कुलर फटीग होता है बेटे, मसल्स की थकान, ठीक है। अब इसी के टाइप्स है ये, डिस्कम्फर्ट और पेन इन आर्म्स, नेक्स, हैंड्स और बैक। एक तरह की प्रॉब्लम है मस्कुलर फटीग, दूसरी प्रॉब्लम है आई स्ट्रेन, राइट। दूसरी प्रॉब्लम है आई स्ट्रेन।
तो दो प्रॉब्लम में से जब वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम की बात कर रहा है, यहाँ पे इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली आई स्ट्रेन, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम की बात कर रहा है, ठीक है। अगर वो खाली यहाँ पे मस्कुलर फटीग की बात करता तो भी एक ही तरह की प्रॉब्लम होती। यानी एक एक प्रॉब्लम की अलग अलग बात करने वाला पॉइंट आपने नहीं उठाना, वो स्पेसिफिक है। आपने जनरल उठाना है। जनरल कैसे? ये एक प्रॉब्लम है और ये एक प्रॉब्लम है, दो, यहाँ पे दो की बात कर रहा है वो। अब आपने क्या करना है, आई जस्ट टेक इट। अब आपने क्या करना है, इसका एक जनरल आइडिया निकालो बेटे, ठीक है। जनरल आइडिया क्या निकलेगा इसमें? कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स, इट विल बी, ये क्या है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है। ये हमारा जनरल है, दो अलग अलग प्रॉब्लम्स का एक मेन हेडिंग। हमने अलग अलग की बात वाली हेडिंग को हमेशा इग्नोर कर देना है, जो कि हमारी हेडिंग थी इसमें ये वाली, दिस वन, ठीक है। ये वीडियो जो है हमारी आई फटीग जो कॉज कर रहा है, दिस इज आर जनरल, दिस इज आर जनरल और स्पेसिफिक, जनरल और स्पेसिफिक कौन सी है? स्पेसिफिक है मैम। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। ठीक है। कहते हैं ना मैम टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, यही टिप्स एंड ट्रिक्स है। आपको एक हेडिंग जान करके उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दी है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। लेकिन अगर आपको लॉजिक पता है कि रितिका मैम ने समझा रखा है कि जनरल आइडिया पिक करना है जो ओवरऑल पैराग्राफ को जोड़ रहा हो, बजाय कि अलग अलग बातें जो पैराग्राफ में दी हुई है। ओके, क्लियर। अब अगर हम इसका आंसर भी देखेंगे ना बेटे, लेट्स गेट डाउन फर्स्ट 15th, ठीक है। 15th का आंसर है 6th, ठीक है। ये मैंने जहां से क्वेश्चंस उठाए हैं इसमें 15th नंबर है और इसका आंसर है बेटे 6th। व्हाट आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स? यानी पैराग्राफ ए का आंसर है व्हाट आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। मैम क्लियर? ये लाल लाल हटाना, मैंने पढ़ना है ये। ओके बेटा, वेट जस्ट अ मिनट। मैम मैम इसको जैसे एक स्टेंजा के अंदर दो आंसर्स हो सकते हैं अपने, एक ही स्टेंजा के अंदर। एक ही स्टेंजा में से दो आंसर्स कभी नहीं होंगे, दो क्लोज आंसर्स हो सकते हैं, मैम क्लोज फटीग क्या आंसर्स। होता है? फटीग मीन्स फटीग, थकावट, 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 ठीक है। ठीक है। दो क्लोज आंसर्स हो सकते हैं बेटे, दैट्स नूतन if I'm right. यस मैम। Okay, Newton has joined. Good. And 8F, 2C, 8, 6AF, who is this? 8F, 2C, 8, 6AF, ये कौन है बेटे? Please name yourself. जशन। जशन, जशन इन्हों नेम कर ला बेटा, मैं भूल जानी है। नेम Okay, मैम। आज कर ले बेटे, do it, okay? Clear? So, have you understood this concept of reading one thing that out of two close options, you need to mark one which is a general idea and not a specific one. Clear? Okay. So now, moving forward, yes. Here I would like to ask you, see how to match headings in questions. The most essential key to answer match headings question is skimming. आपको skim करना आना चाहिए, which is being able to read a text quickly to get a general idea of the meaning. आपको देखो बेटा, अब मैं अगर मान लो इसका स्टेप नंबर 4 पढ़ रही हूँ, अगर आप देखो थर्ड में स्टेप नंबर 4 लिखा हुआ है जहाँ आफ्टर यू हैव रेड द हेडिंग्स फॉर मीनिंग, अब मैं इसको अगर पूरा रीड कर रही हूँ, मुझे स्किमिंग कैसे करनी है? व्हाट इज स्किमिंग? मैंने आपको कल भी सिखाया था। स्किमिंग मींस मैंने क्या किया, आफ्टर रेड हेडिंग्स, मीनिंग, कीवर्ड्स एंड सिमिलैरिटीज,
टाइम टू पैसेज। मैं अब क्या कर रही हूँ, रीड चाहे मैं बोल नहीं रही अपने मन में, लेकिन मैं वो समझ चुकी हूँ। मैंने यू वर्ड नहीं पढ़ा, मैंने द वर्ड नहीं पढ़ा, फॉर वर्ड छोड़ दिया। ठीक है, तो स्किम रीडिंग का मतलब होता है आप मेन वर्ड पे फोकस करते हुए और साथ वाले वर्ड को आप अपने माइंड पे छोड़ दो कि वो ऑटोमेटिकली समझे। फोर का मतलब, इट का मतलब, इसका मतलब। बट स्किमिंग जब तक आपकी इंप्रूव नहीं होगी तब तक रीडिंग सेक्शन में 7 8 9 9 बैंड 8 बैंड जाना तो बहुत मुश्किल है। आप 6.5 बैंड्स तक बड़े इजीली ले सकते हो। ठीक है, अगर आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाते हैं तो 6.5 बैंड तक आप इजीली जा सकते हो विदाउट नॉट मच ऑफ स्किमिंग। बट अगर आपको स्किमिंग आ जाती है, that is a gradual process. The better your English is, the better you are at skimming. Means अगर आपको prepositional words, helping verbs, ठीक है, मोडाल्स, ऑक्सिलरीज, इनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इन कहाँ लगा है, फोर कहाँ लगा है। अगर आपकी इसके ऊपर कमांड अच्छी है तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप हेडिंग्स फॉर मीनिंग्स मतलब उस लाइन से क्रॉस कर रहे हो, आपकी आंखें उसको स्कैन कर रही हैं, आफ्टर यू हैव रेड द हेडिंग्स फॉर मीनिंग, तो मैंने क्या किया, मैं इसको ऑटोमेटिकली रीड कर रही हूँ। आफ्टर हैव रेड हेडिंग्स, मैंने ना द पढ़ा, ना यू पढ़ा, ना हैव पढ़ा, ना फोर पढ़ा, क्योंकि इससे मुझे ये मेरी आंखों से जैसे वर्ड्स निकल रहे हैं सामने, वैसे वैसे मेरा माइंड ऑटोमेटिक इन मीनिंग को समझ रहा है। बिकॉज मेरा बेस अगर स्ट्रांग है, ये चीज तभी पॉसिबल है। इफ आई एम गुड एट इंग्लिश, if I'm good at the lexical resource, if I'm good at the basic structures of English, for example, the basic prepositions, helping verbs, has, have, had, ये तो बेसिक है बेटे, these are the basics ones, fundamentals of English. So अगर आपकी इंग्लिश का बेस स्ट्रांग है तो ही ऑटोमेटिकली आप स्किमिंग कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे आप हर रोज एक पैराग्राफ बेटे कम से कम स्किम करके देखा करो। 5 7 10 मिनट की एक्टिविटी है ये हार्डली। आप एक कहीं से भी रीडिंग न्यूज़पेपर से पिक कर लो, किसी बुक को उठा लो, चाहे रीडिंग के ही पैसेजेस पिक कर लो। आप क्या करोगे, उस रीडिंग को आप स्किम करके देखो कि पहले मैंने स्किमिंग से जो मतलब समझा 4 लाइंस का, जब मैं उसको डेप्थ में पढ़ रहा हूँ तो सेम मीनिंग समझ रहा हूँ या अलग मीनिंग समझ रहा हूँ। क्लियर? अगर आप सेम मीनिंग समझ रहे हो इट मीन्स यू आर गुड एट स्किमिंग। अगर आप उसका मीनिंग स्किमिंग से कुछ और समझ रहे हो और जब आप उसकी इन डेप्थ रीडिंग करते हो तब आपको मीनिंग कुछ और समझ के आ रहा है, दैट मीन्स somewhere down the lane you need to have at least 1 page of reading every day. आपको 1 पेज रीडिंग का, छोटे बच्चों को हम रीडिंग कराते हैं ताकि वो वर्ड्स जोड़ना सीखें, आपको रीडिंग करनी होगी ताकि आपको सेंटेंस का मीनिंग दोबारा पढ़े बिना आपके माइंड में जाना शुरू हो जाए। हर रोज जब आप एक रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे, एक रीडिंग हर रोज पढ़ोगे, सिर्फ एक पैसेज हर रोज पढ़ोगे या एक पेज हर रोज पढ़ोगे, कहते हैं ना एक बुक का एक पेज हर रोज पढ़ने, इट्स अ गुड हैबिट। इफ यू रीड अ पेज ऑफ अ बुक एवरी डे, दैट्स अ गुड हैबिट। Not only it gives you a good knowledge but also it enhances your reading skills. तो रीडिंग स्किल्स को आपने इम्प्रूव करना है बेटे, विच इज नॉट इजी। आई डोंट थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू डू इट, बट हाँ हम ये कर सकते हैं। एक वन रीडिंग एक्टिविटी इसी क्लास के बाद, अगर आप एक ग्रुप एक्टिविटी रखना चाहो, आप जूम पे मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दूंगी, यू पीपल कैन डू अ रीडिंग सेक्शन। ठीक है, आप खुद ही उसको रीडिंग का एक सेशन रख सकते हो, आप उसको खुद रीड करो यहाँ पे एज अ कंपल्शन। कि वैसे तो मैम हम करें ना, लेकिन अगर आप टाइम टेबल फिक्स कर दोगे तो शायद हम यहाँ आके पढ़ने लग जाएं कि मैम ने 15 मिनट दिए हैं और हमें स्किमिंग की पैटर्न के लिए, स्किमिंग इम्प्रूव करने के लिए हमें डेली एक पेज रीड करना है। If you want that, I can arrange it for you. Just give me a feedback about it in the chats. Okay? So now, the most essential skill to answer matching headings question is skimming, which is being able to read a text quickly. एक टेक्स्ट को जल्दी से पढ़ पाना ताकि आप उससे जनरल आइडिया पा सको कि जनरल इस पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात हो रही है। The following answer strategy explains how you can utilize skimming skills to tackle the question type. अब देखो, अगर आप स्किमिंग सीख जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। जैसे आपको पहला पहला और दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा ईच हेडिंग का, एंड फाइंड कीवर्ड्स। आपने क्या किया, हर हेडिंग के आपको एक जनरल आइडिया, आपने स्किमिंग की हुई है,
चाहे आप हेडिंग्स पढ़ो चाहे आप पैराग्राफ पढ़ो, आपको हेडिंग के अंदर भी पता लग जाएगा कि एक ऐसा वर्ड कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला था बेटे, we'll see it over here। इसके अंदर पहली हेडिंग के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स। रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स अवॉइड कैसे हो सकती है। अगर आप इंग्लिश में नहीं उसको एनालाइज कर पा रहे, आप पढ़ो इंग्लिश में, लेकिन उन वर्ड्स को, उस सेंटेंस को ब्रेक करो हिंदी में अपने दिमाग में। रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स कैन, कैसे अवॉइड की जा सकती हैं। हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क विदाउट अ ब्रेक, बिना ब्रेक के कितनी देर, लॉन्ग शुड आई वर्क, काम मुझे करना चाहिए। व्हाट इफ, अगर, क्या होगा अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो। When is the best time to do filing? Best time filing chores और do, यहाँ पे हमारे मेन वर्ड्स हैं। do, best time, do, filing chores, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट में कीवर्ड हमारे good seat, what, makes, छोड़ा है मैंने इसमें, लेकिन पहले मेरा टारगेट किस पे किया, गुड सीट मेक्स। गुड सीट बनाती है नहीं, गुड सीट ऐसी कौन सी चीज है जो गुड सीट बनाती है, मतलब एक अच्छी सीट, काम करने की जगह पे जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ, जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ, वो एक अच्छी सीट है या नहीं है। वो एक अच्छी सीट कब होगी, जब मुझे वो बैक पेन ना करे, आई एम एबल टू रेस्ट प्रॉपर्ली, आई एम एबल टू डू माई वर्क कंफर्टेबली। देन common health problems, next keyword best kind lighting, lighting किस तरह की होनी चाहिए काम की जगह पे, ठीक है। बेस्ट लाइटिंग कौन सी है काम की जगह पे। रोल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मैनेजमेंट और वर्कर के रोल्स क्या है। वीडियो क्रिएट आई फटीग, क्यों, डज छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया। वीडियो आई फटीग क्यों, वाई, ये मेरे कीवर्ड्स है। वेयर, कहाँ, कहाँ, डॉक्यूमेंट प्लेस, दिस इज माय कीवर्ड। मैम क्या फर्क पड़ता है कहाँ कीवर्ड और कहाँ एक सेंटेंस पूरा, बीच में 2-3 वर्ड्स ही तो रह जाते हैं, वो भी छोटे छोटे, उनको हम छोड़े क्यों। बेटे अगर आप दो तीन वर्ड्स, अगर आप चाहे इज अ लेटर, अगर आप एक लेटर भी बीच में छोड़ रहे हो जिसको आप, वो आप छोड़ नहीं रहे हो, आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप रीड मत करो, आपकी आईज कंसंट्रेट कर रही है मेन वर्ड पे। डॉक्यूमेंट्स, प्लेस, वेयर, कहाँ, ठीक है। अब लेकिन शुड आई और द, जो वर्ड्स मैंने इसमें छोड़े हैं, वो वर्ड मेरा बैक माइंड रीड कर रहा है, वो वर्ड्स मेरा माइंड अपने आप रीड कर रहा है, मैं, मेरी आंखें नहीं रीड कर रही। दैट्स माय नेचुरल पावर कि मैं उसको ऑटोमेटिकली, अब मैं देख तो सीधा रही हूँ, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, मैं देख तो इस कैमरा की तरफ रही हूँ, लेकिन अगर साइड में से कोई आएगा तो मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड टू लिफ्ट, आई डोंट नीड टू टिल्ट माय फेस हियर और देयर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मेरी आंखों से पता लग जाएगा मुझे हल्का हल्का कि कोई ना कोई तो है, क्लियर। मुझे इतना भी पता लग जाएगा वो मेल है या फीमेल है, तो वो क्या, हाउ इज दैट पॉसिबल, माई आईज आर डूइंग दिस वर्क ऑटोमेटिकली, my brain is actually doing this work, so my eyes are viewing it but my brain is understanding them automatically। so skimming का मतलब होता है जल्दी जल्दी रीड करना विदाउट, मैं ये नहीं कह रही उन वर्ड्स को मिस करो जो बीच में हम छोड़ रहे हैं, आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे फोकस रखना है और बैक माइंड आपका ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को समझेगा, जो कि हेल्पिंग टूल्स है। क्योंकि बेटे इज एम आर, हैज हैव हैड, वाज वर, विल वुड, कैन कुड, शाल शुड, ये सारे वर्ड्स तो बेटे कॉमन है, हर सेंटेंस के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो हमारी आईज को, हमारे ब्रेन को इन वर्ड्स की ऑटोमेटिकली हैबिट होती है समझने की, जबकि हमारा ब्रेन, हमारी आईज टाइम लेते हैं उस वर्ड पे फोकस करने के जो नया लगे एकदम। हर एक स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड नया होता है, रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स न्यू है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के अंदर एक मेन टारगेट है जिसको आपको समझना है और बाकी सारे हेल्पिंग वर्ड्स हैं जो आपका माइंड ऑटोमेटिकली समझ लेता है, इसीलिए हम स्किमिंग करते हैं। And the paper is designed in such a way that an 8 and a 9 band reader
must automatically be able to skim. अगर उसकी skimming power नहीं है, he or she will not be able to do the time management. Is that clear? बेटा skimming को मैंने आज आपको बारीकी से समझाया है. Is that clear to everybody? I need a yes or no. Yes, ma'am. Sure? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Good. Is there any doubt? If anybody wants to ask me, ma'am, skimming का और कोई तरीका, ask me. I'll try to find another way and tell you with it. बता दो मैम. Okay, Jishan. Okay, देखो, वैसे तो स्कीमिंग का एक तरीका ये है जो हमने आपको बोला कि मैम बैक माइंड हमारा रीड करे. एक आप क्या कर सकते हो, आप एक बारी पहले मेन वर्ड्स को फोकस करो और आप एक सेकंड रीडिंग दे दो क्विकली, क्योंकि हर बच्चा केपेबल नहीं होता कि मैम एक ही बारी में हमारे सेंटेंस समझ आ जाए. अगर हम वर्ड्स को तोड़ के अगर हम कर रहे हैं, एक सेंटेंस को ब्रेक करके अगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ड्स में, हमें हो सकता है कि उसका मीनिंग जिस तरीके से समझ आना चाहिए उस तरीके से नहीं आ रहा, राइट? बट अगर आप उतने ही टाइम में आप सेकंड रीडिंग ले लो. आपने एक रीडिंग ली, आप एक रीडिंग को कोशिश करो अपने माइंड में हिंदी में डालो, जो आपकी मदर टंग है, वट एवर योर मदर टंग इज. क्योंकि हम मदर टंग को जल्दी समझते हैं, राइट? वी अंडरस्टैंड आवर मदर टंग इजीली एज कंपेयर टू एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज. सो यस मैम. आप उस सेंटेंस को आप पहले ही, इंग्लिश में आपकी आईज रीड कर रही है, हिंदी में आपका ब्रेन उसको रीड कर रहा है, साथ साथ कन्वर्ट कर रहा है. आपने उसको हिंदी में ब्रेक करना है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं पढ़ तो रही हूँ, हाउ कैन रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स बी अवॉइडेड, मैं एक बार बोल रही हूँ, मैं उसको साथ साथ आप चाहो तो सीधा आप इस तरीके से बोलो अपने माइंड को, हाउ कैन, कैसे हो सकती है रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स अवॉइड. आप इसको इंग्लिश में भी ना पढ़ो, चाहे आप सीधा बोलो, कितने, हाउ लॉन्ग, कितनी देर काम करना चाहिए, शुड आई वर्क, बिना ब्रेक के. आप सीधा ही इसको हिंदी में रीड करके फिर आप इसको, हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क विदाउट अ ब्रेक, इंग्लिश में आप उसको रिपीट करो, अपने माइंड को समझाओ. जब भी आपका पेपर में आपकी अटेंशन अगर इधर उधर गुम होने लगे ना, आपको लगे कि यार आप काम करते करते ऑल ऑफ अ सडन आप पता नहीं पेपर में आप डर लगने लग गया, हाय टाइम कितना हो गया, कितना टाइम रह गया, आप क्लॉक की तरफ देखते हो. सो इन दैट कंडीशन, जैसे ही आपका ध्यान अगर भटकता है तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं वो पहले इसको अच्छे से पढ़ ले, हमारी यही रिएक्शन होती है. अगर आप उस समय पे आप ना थोड़ा सा बोलना स्टार्ट कर दो, जैसे अब देखना मैं मर्मरिंग करूंगी, मर्मरिंग मीन्स खुसफुसा के बात करना. अब उससे क्या हो रहा है, मैं जोर से तो वहां बोल नहीं सकती, बिकॉज बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने एग्जाम देने स्टूडेंट्स आए, वो एग्जामिनीज हैं, वो डिस्टर्ब होंगे. तो व्हाट आई कैन डू इज, मुझे अपनी अटेंशन गेन करनी है, आई विल, मुझे अपने माइंड को फोकस में लाने के लिए, जब आप ऐसे बोलना स्टार्ट करोगे आपका माइंड ना कंसंट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है. सिमिलरली अगर आप पेपर में, अगर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग आप पढ़ रहे हो, आपको कंफ्यूजन होती है, 10 हेडिंग्स है, 8 हेडिंग है, 9 हेडिंग है, मैम माइंड वहीं घूमने लग जाता है पहले तो कि करें कैसे, इतनी सारी हेडिंग क्यों दी है एग्जामिनर ने, है कौन वो सामने आए. वी स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट द सिचुएशन कि मेरे पेपर में इतनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आनी थी, थोड़ी आ जाती. ठीक है. So that kind of mindset you start having as a student. When I personally be in the examination, I face those situations. I see many of the students undergoing those situations. So what I do is, I suggest you people, आप उस situation में इस same sentence को हिंदी में अपने दिमाग में फुसफुसा के बोलना स्टार्ट कर दो. कैसे? मर्मरिंग करना स्टार्ट कर दो. रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, अवॉइड कैसे की जा सकती है. When you are murmuring, आपका माइंड, एक तो मदर टंग में आप बोल रहे हो अपनी, आप जल्दी से समझोगे, और दूसरा क्योंकि आप बोल रहे हो, कहते हैं ना कोई चीज अगर ना आए आपको लिख के देख लो, आपको याद रह जाएगी. क्योंकि एक बार आपके आपके हैंड ने जब वो एक्टिविटी लिख ली, आपके ब्रेन तक वो एक्शन पहुंच गया, आपका ब्रेन हाँ कर रहा है तो ही आपका हाथ लिख रहा है. सिमिलरली वो कनेक्टिविटी बन गई तो ब्रेन कभी भूलता नहीं. इसी तरीके से जब माउथ और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन हो जाता है, अभी सिर्फ आईज और ब्रेन काम कर रही हैं, जब एक वर्बल या एक रिटन अगर कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ हो जाता है तो ब्रेन उस एक्टिविटी को ज्यादा याद रखता है बेटे.
ठीक है। और हमें जब हम पैराग्राफ रीड कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें स्टेटमेंट को भी याद रखना है कि मैंने कौन सी लिस्ट ऑफ हेडिंग पढ़ी थी, मुझे दोबारा ना पढ़नी पड़े। अगर मैं 4 लिस्ट ऑफ हेडिंग पढ़ बैठा हूं तो मुझे उसे दोबारा ना पढ़नी पड़े। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम एनी मोर। उसका एक ही तरीका है, ब्रिंग दैट इनटू योर मदर टंग। सेकंड, डू द मर्मरिंग। मर्मरिंग मीन्स फुसफुसा के धीरे धीरे अपने आप को उसको अपने ब्रेन तक पहुंचाओ। नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स अ गुड सीड, ए गुड सीड। अब मैं इसको इंग्लिश में चाहे करूं, वो मेरी कैपेसिटी अगर मैं कर सकती हूँ, नहीं तो हिंदी, आपकी मदर टंग पंजाबी। Now, when I'm talking that way, I'm giving an expression to my mind to remember it well, retain it well. Clear? I think बेटे psychologically इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। Is that okay, बेटा? Can I get a yes? Yes, ma'am. Jashan? Yes, ma'am. How many of you found Yes, this? ma'am. How many Yes, of you ma'am. found this beneficial? क्या लगा कि मैम सच्ची में फर्क पड़ेगा इस चीज से? Yes, ma'am. काफी Right? Second thing, बेटे, these things can never be taught to you in individual. हम एक एक बच्चे को हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बट कोई उसको समझता है कोई नहीं। बट इफ आई एम टेकिंग इट एज अ ग्रुप एक्टिविटी, यस इट इज कंपल्सरी, यू नीड टू गो दिस वे। ट्रस्ट मी, जब आप इस तरीके को अपना लोगे यू विल फाइंड इट। मैम ने काम आधा कर दिया, शी हैज मेड इट इजी फॉर अस। हमारी कंसंट्रेशन एक तरफ हो गई, कंसंट्रेशन भी जुड़ती है इस चीज से। हमारा जो प्रेशर टाइम का हमारे ऊपर होता है वो हमारा ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है, क्योंकि हम बार बार इंग्लिश में रीड करने से जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो एक बारी हिंदी में रीड करने से हमारा टाइम अगर बचता है तो वैसे सही। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना कि इसी तरीके से हमने करना है इसको। वी कैन डू द रीडिंग आवर ओन वे, द ओनली थिंग इज द आंसर शुड बी करेक्ट, राइट? Clear? So utilize your own way of bringing your concentration. Retaining is important. Mind में आपकी headings, आपका पैराग्राफ रीड किया तो उसमें क्या बोला था वो याद रहे। ठीक है? Okay. The next thing that you need to make sure is note similarities. आपको एक तो बेटा क्या करना है, आपको जनरल आइडिया पे वर्क करना है। दूसरा आपने नोट करना है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंस देखने हैं। आपको 2 हेडिंग ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर आपको मिलती जुलती बात की हुई है, आपको क्लोज ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपने ये देखना है कि बेटर आंसर कौन सा है। मार्क अ सिंबल नेक्स्ट टू सिमिलर हेडिंग एंड नॉट लुक फॉर ऑपोजिट एज वेल। कभी भी आपने इससे उल्टी बात नहीं देखनी, आपने ये देखना है कि कौन सी ऐसी हेडिंग है जो टेक्स्ट से मिलती जुलती है। आपको टेक्स्ट से ऑपोजिट वाली लैंग्वेज में भी, मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाली, पैराग्राफ से ऑपोजिट मीनिंग वाली हेडिंग भी दी होगी। ठीक है, और सिमिलर हेडिंग भी दी हो सकती है कि मिलती जुलती, क्लोज ऑप्शन है। आपने एक्यूरेट पे जाना है और वो भी जनरल आइडिया के बेस पे, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस, ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट? क्लियर? एंड देन आंसर मैम द क्वेश्चन। किसका फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस रीड करना है? पैराग्राफ का बेटे। पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन? यस जशन, आप क्लास में नहीं थे जब मैंने ये समझाया था पहले आज? नहीं मैम। मैंने पूरी क्लास डेप्थ में समझाई, अब आप इसकी रिकॉर्डिंग चेक करोगे। आप क्लास मिस मत किया करो। मैम 10:15 पे ज्वाइन की है मैंने शायद हाँ से। तो गलत है ना बेटे, वी स्टार्टेड एट 9:20। मैम सुबह चले गए थे बाहर। यू नीड टू गो टू द रिकॉर्डिंग, इसको मैंने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया हुआ, आप इसको चेक करोगे आज। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ मैंने, फीवर भी था, लेट उठे थे। प्लीज बी सेफ फ्रॉम कोरोना। Okay, हाँ जी। so I have explained this paragraph A in detail in that, right? Yes, students, I have explained you this concept. Have I? Perfect. Okay. So now, एक चीज आपने और ध्यान रखनी है बेटे, इसमें आपको कुछ टिप्स याद रखने हैं। See, read the headings first and circle or underline any keywords. अब रितिका मैम कहते हैं अंडरलाइन तो करो ही मत, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये तो कह रहा है कि हमें अंडरलाइन करना है सिर्फ कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट, पूरी पूरी लाइंस नहीं। लिस्ट ऑफ हेडिंग के टाइम पे आपको कीवर्ड्स को मार्क कर लेना चाहिए, ताकि आपको, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग बार बार सारे पैराग्राफ्स में आपको जाना पड़ता है।
ए पैराग्राफ, बी, फिर सी, फिर डी, एक तरीके से पूरा पैसेज पढ़ना है, ठीक है। जब आप फिलअप करते हो तो एक लोकेशन एक लाइन में होती है, जब आप एमसीक्यूज करते हो तो एक लोकेशन एक लाइन में होती है, ठीक है। लोकेशन एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट से ऊपर आपकी लोकेशन नहीं होती। लेकिन पैराग्राफ्स के अंदर आपको सारे पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ते हैं, इसीलिए आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए मेन वर्ड्स को, ठीक है। नाउ रीड द पैसेज लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द हेडिंग्स। आप पैसेज को पढ़ो जो हेडिंग्स के अंदर, आप देखो ये थोड़ा सा मेरे से ऑपोजिट है। आई वुड सजेस्ट यू आप पैरा को रीड करते जाओ, आपको स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी, ना कि हेडिंग्स को रीड करके फिर आप पैराग्राफ्स ढूंढो। पैराग्राफ का आइडिया लेते जाओ, हेडिंग्स ऑटोमेटिकली मिलती जाएंगी। आई वुड लाइक टू चेंज दिस ओवर हियर, ठीक है। रीड द पैसेज लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, ठीक है, इट्स फाइन। पैसेज को रीड करो, ठीक है। लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, आप देखो कि इंफॉर्मेशन जो हेडिंग्स में फिर आपको वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। पे अटेंशन टू द क्लूज इन द हेडिंग्स। हेडिंग के अंदर हमें कहीं ना कहीं मेन वर्ड्स दिए होते हैं, मैंने आपको अभी मेन वर्ड्स की मार्किंग कराई है, ठीक है। क्लोज मेन हेडिंग्स कौन सी निकल रही है आपने वो चेक करनी सीखी है। मैंने आपको बताया है 6th और 9th ऑप्शन में किस तरीके से क्लोज हेडिंग्स थी, दोनों चीजों की बात की हुई थी, लेकिन हमने पिक कौन सी की, जो जनरल आइडिया था। This will help you later on when you answer the questions. Skim as necessary. बेटा skimming तो आनी ही चाहिए, प्लीज। रीडिंग अगर इम्प्रूव करनी है स्किमिंग सीखो। मैंने आज आपको स्किमिंग का एग्जाम्पल दिया, करके यहाँ पे दिखाया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न हाउ टू स्किम। राइट द रोमन न्यूमेरल्स इन द आंसर बुकलेट। ये तो आपको पता ही है कि आंसर्स हमने जो वहां लिखने हैं, ये गलती मत कर देना कि आप उसको 1 2 नंबर में लिखाओ, न्यूमेरल्स की फॉर्म में, जो रोमन न्यूमेरल्स ये वाले आंसर। ये तो हम सबको पता ही है कि आंसर लिस्ट ऑफ हेडिंग का इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन कई बार बच्चे वहां पे गलती कर जाते हैं बेटे, इट हैपेंस। गलती से 6 लिखना था 8 लिख गए, 7 लिख गए, एक आई एक्स्ट्रा लग गया या एक आई कम लग गया रोमन का, ठीक है। सो रिमेंबर दैट आंसर्स विल नॉट कम इन ऑर्डर। ये जरूरी नहीं है कि आंसर्स आपके ऑर्डर में ही हों, वी नो दिस थिंग वेरी वेल। वेस्ट टाइम, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। Reading paragraphs that are not included in the question set for this question type. देखो ऐसा होगा कि एक आधा पैराग्राफ आपको एग्जाम्पल के लिए दिया होगा, वहां पे एग्जाम्पल दिया होता है, तो आपने उस पैराग्राफ को दोबारा रीड नहीं करना और उस हेडिंग को भी नहीं रीड करना, आपने उसको कट कर देना है। कई बार बच्चे गलती से पढ़ बैठते हैं उसको। रीड द पैसेज फर्स्ट, ये आपको मैं बोल रही हूँ कि पैसेज आपने पहले पढ़ना है। रिपीट एनी हेडिंग्स फॉर आंसर्स, रिपीट एनी हेडिंग्स फॉर आंसर्स। मैम उस पैसेज में, एग्जांपल वाले पैसेज में, उसमें और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स के आंसर भी तो हो सकते हैं बेटे। अभी हम सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को डिस्कस करें, तो मिक्स नहीं करेंगे दोनों चीजें। मतलब उसको छोड़ ही दें पैसेज को। बेटे वो चीज एक अलग बात है, आप वो साथ के साथ लिस्ट ऑफ हेडिंग करें ना तब छोड़नी है। हाँ, लिस्ट ऑफ हेडिंग के टाइम पे आपने मतलब एक बार आप उसी पे फोकस रखो पहले। बेटे इसमें एक चीज और उसने बोली, रीड द पैसेज फर्स्ट को डोंट में लिखा है, मैं इस चीज को कट कर रही हूँ प्लीज। आई एम अगेंस्ट दिस कम्प्लीटली। मैं ये कहती हूँ कि पैसेज को ही पहले पढ़ो, हेडिंग्स को पहले नहीं पढ़ना। हेडिंग्स तो जब आप पैसेज को एक पैराग्राफ के लिए हेडिंग पढ़ोगे तो दूसरे के लिए पढ़ोगे तो बाकी 5 के लिए आपको पढ़नी ही नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो आई एम कटिंग दिस स्टेटमेंट फ्रॉम हियर। रीड द, डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट, मैं इसको कट कर रही हूँ। आई वॉन्ट यू टू रीड द पैसेज फर्स्ट, ठीक है। रिपीट एनी हेडिंग्स फॉर योर आंसर्स, आपने कभी भी कोई हेडिंग रिपीट नहीं करनी अपने आंसर्स के लिए। और राइट एनी वर्ड्स इन योर आंसर बुकलेट फॉर दिस सेक्शन, डोंट राइट एनी वर्ड्स इन योर आंसर बुकलेट फॉर दिस सेक्शन। आपने आंसर पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखने, फिर उस पर ट्रांसफर करने हैं इसके आंसर्स। बाकी सबके आंसर्स हम डायरेक्ट आंसर बुकलेट पे लिखते हैं, लेकिन लिस्ट ऑफ हेडिंग के आंसर्स आपने पहले क्वेश्चन पेपर पे ही लिखने, लास्ट में ट्रांसफर करने जब आपके फाइनल हो जाए। ये बहुत अच्छा टिप्स दिया इसने, क्योंकि बेटे वहां पे हम इरेजिंग चाहते नहीं है और इसमें हो सकता है हमें एक ऑप्शन दूसरा चेंज करना पड़े बाद में, हमें लगे कि नहीं ये तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल है, और वहाँ टाइम प्रेशर में ऐसा होता है बेटे।